गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड का पाठ 28 यानी 28 वाक्य व्यवस्था पढ़ा रही हूँ। तो वाक्य व्यवस्था में सबसे पहले हमें देखना है कि वाक्य होते क्या हैं। सबसे पहले हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्णों को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को हम कहते हैं वाक्य। तो देखिए, इस चित्र को देखिए, इसे देखकर मन में विचार आता है कि ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है। इस बात को कहने के लिए ग्वाला, गाय, दूध, बाल्टी, निकाल आदि शब्द कहने से काम नहीं चलेगा। ये अलग अलग शब्द पूरी बात नहीं कह सकते। अगर मैं खाली ग्वाला बोल दूं तो आप नहीं समझ पाओगे, खाली मैं गाय शब्द बोल दूं तो भी नहीं समझ पाओगे, सिर्फ दूध शब्द बोल दूं तो भी आप नहीं समझ पाओगे। इन शब्दों को एक साथ या एक वर्णमाला में एक शब्दों के सार्थक समूह में पिरोना अत्यंत आवश्यक है। ये जब शब्द सारे साथ में मिलकर एक वाक्य बनाएंगे तभी ये पूर्ण अर्थ हमें देंगे। पहले ये शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने योग्य बनाना होगा, दूसरे शब्दों में शब्द को पद बनाना होगा। जैसे ग्वाला गाय का दूध बाल्टी में निकाल रहा है। अब इन पदों को क्रम से रखना होगा, तभी हम जो कहना चाहते हैं वह कह पाएंगे। यदि हम अपनी बात कह सके तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वाक्य भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाई, वाक्य। क्योंकि भाषा वो होती है जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। तो भावों को सिर्फ हम वर्ण या शब्द से तो नहीं समझ सकते, उसके लिए हम क्या बनाना पड़ेगा, वाक्य। तो भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। या शब्दों का वह सार्थक समूह है जो कोई निश्चित अर्थ हमें प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा। वाक्य के लिए हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है। वाक्य कैसे बनता है कि पदों को हम उचित क्रम में रखें। आगे पीछे अगर हम करेंगे वाक्य पदों को तो वह वाक्य नहीं बन सकेगा। वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है और साथ में स्वतंत्र भी होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करता है। वाक्य है वह हमारे भावों और विचारों को पूर्णतया प्रकट करने में समर्थ होता है। अब देखिए वाक्य के अंग। तो वाक्य के वैसे देखिए तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लेकिन जो पद होते हैं ये तो हो गए वाक्य, पूरा वाक्य है, लेकिन इनको हमने जैसे टुकड़ों में तोड़ा है, ग्वाला, फिर गाय का दूध, फिर बाल्टी में, फिर निकाल रहे हैं, इन सबको क्या बोलेंगे, पद। तो पद के क्रम कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। सबसे पहले क्या आता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया, पद का क्रम। तो पूरा जो वाक्य बनता है इन पद के क्रमों से यानी कर्ता, कर्म और क्रिया से जो वाक्य बनता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए यानी जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर सोहन क्या हो गया, सोहन हो गया हमारा उद्देश्य। यहाँ पर सोहन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहन का भाई मोहन फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज है ना वो क्या होगी, उद्देश्य। क्योंकि हमने उद्देश्य का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। हम सीधा मोहन ना बोल के ऐसे कह देंगे सोहन का भाई मोहन, यानी हमने उसकी पहचान बता दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ना वो सिर्फ सोहन या सिर्फ मोहन ही उद्देश्य होगा। ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, यानी हमने उसका पूरा विस्तार से उसका वर्णन कर दिया, तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार करना। पहले वाक्य में सोहन के बारे में कुछ कहा गया है, अतः सोहन उद्देश्य है। दूसरे वाक्य में सोहन का भाई मोहन के बारे में कुछ कहा गया है, अतः सोहन का भाई मोहन उद्देश्य है। आपने देखा उद्देश्य अकेला भी हो सकता है और एकाधिक पदों में भी हो सकता है, यानी उद्देश्य एक व्यक्ति भी हो सकता है और उस एक व्यक्ति की पहचान बताने के लिए हम उद्देश्य को बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य का विस्तार करना। देखिए उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार करना।
दूसरे वाक्य में मूल उद्देश्य है मोहन, मेन उद्देश्य कौन है? मोहन। लेकिन हमने उस मोहन का क्या किया है? विस्तार किया है। उस उद्देश्य का हमने विस्तार किया है सोहन का भाई। देखिए, पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब आग किसने लगाई? हनुमान ने। तो हनुमान क्या हो गया? उद्देश्य। अब हनुमान की हमने क्या पहचान बताई कि वो पवन पुत्र है, तो पवन पुत्र क्या हो गया? उस उद्देश्य का विस्तार हो गया, उसका विस्तृत वर्णन हो गया। देखिए, दशरथ नंदन राम ने रावण का संहार किया। तो रावण का संहार किसने किया? राम ने। कर्ता कौन है? राम। तो उद्देश्य कौन होगा? राम। लेकिन राम की हमने क्या पहचान बताई कि वो दशरथ का नंदन, यानी नंदन का अर्थ होता है पुत्र, दशरथ का पुत्र है। तो ये दशरथ नंदन क्या हो गया? उस राम यानी उद्देश्य का क्या हो गया? विस्तार हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। यानी मान लो ये जो राम है, इसके बारे में हमने क्या कहा? किसने रावण का संहार किया, तो ये सारी बात है वो क्या होगी? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उदाहरण पे है जैसे नीलिमा खेलेगी, तो नीलिमा क्या हो गया? उद्देश्य, और खेलेगी क्या? विधेय। नीलिमा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, तो नीलिमा हो गया उद्देश्य, रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है हो गया आपका विधेय। ठीक है, आपने देखा विधेय अकेला खेलेगी भी हो सकता है और पद समूह में भी हो सकता है। प्रायः मुख्य विधेय होता है, परंतु जहां विधेय पद समूह में आता है वहां मुख्य विधेय होती है क्रिया। शेष पद होता है विधेय का विस्तार। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? खेलती, तो खेलती तो हो गया उसका विधेय, और बाकी सारा है ना रोज इसी मैदान में फुटबॉल, यह हो गया आपका विधेय का विस्तार करना। ठीक है, रोज इसी मैदान में फुटबॉल क्या हो गया? इस विधेय का विस्तार। विधेय क्या है? खेलती है, यानी उसकी क्रिया, यानी नीलिमा क्या करती है? खेलती है, तो खेलती क्या हो गया? विधेय, और बाकी सारा वाक्य हो गया विधेय का विस्तार करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अपना, नीचे विधेय और विधेय विस्तार के अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दशरथ नंदन राम ने अपने प्रिय अनुज भरत को गले लगा लिया, तो यहाँ पर राम क्या हो गया? उद्देश्य। दशरथ नंदन क्या हो गया? राम का विस्तार करना, यानी उद्देश्य का विस्तार करना। अब गले लगा लिया, उसने कर्म क्या किया? क्या काम किया उसने? गले लगाने का, तो गले लगा लिया विधेय। और किसको गले लगा लिया? अपने प्रिय अनुज भरत को, तो प्रिय अनुज भरत को क्या हो गया? विधेय का विस्तार करना। नेक्स्ट देखिए पदक्रम। वाक्य रचना के सबसे महत्वपूर्ण पद, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाक्य तभी पूर्ण होता है जब कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो हिंदी की वाक्य रचना में यही क्रम रखा जाता है। जैसे विराट क्रिकेट खेलता है, तो विराट हो गया कर्ता, और वो खेलता क्या हो गई? क्रिया। लेकिन क्या खेलता है वो? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। देखिए, करण, संप्रदान, अधिकरण और आपादान आदि पद प्राय कर्म से पहले और कर्ता के बाद में आते हैं। जैसे देखिए, माँ ने शिकंजी बनाने के लिए, तो के लिए किससे पहले आया? नींबू को निचोड़ दिया, तो उसने किसको निचोड़ा? नींबू को, तो नींबू क्या हो गया? कर्म हो गया। और ये ना शिकंजी बनाने के लिए, अब नींबू को किस लिए निचोड़ा? शिकंजी बनाने के लिए, तो के लिए क्या हो गया? उसका कारक हो गया कौन सा? संप्रदान के लिए। नेक्स्ट देखिए, माँ ने चाकू से सेब काट दिया, तो माँ ने हो गया कर्ता, काटना क्या हो गया? क्रिया। अब उसने किसको काटा? कर्म, यानी सेब, सेब को काटा। किससे काटा? चाकू से, तो करण, वो माध्यम हो गया, करण से के द्वारा, यानी चाकू के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना यानी बनाने की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला देखते हैं हम सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जैसे देखिए, नरेश बांसुरी बजाता है,
तो नरेश हो गया उद्देश्य, बांसुरी बजाता हो गया विधेय। मधु और मोहिनी रोज व्यायाम करने जिम में जाती है। मधु और मोहिनी यहाँ पर संयुक्त रूप से उद्देश्य बताया गया है क्योंकि वो एक ही कर्म करने के लिए जा रही है। तो मधु और मोहिनी क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, साधारण वाक्य। नेक्स्ट देखिए आप संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक या एक से अधिक वाक्य होते हैं परंतु वे किसी योजक द्वारा, योजक यानी कि, और, है ना, इसलिए, परंतु, किंतु, ऐसे, क्योंकि, एवं, तथा, अथवा ऐसे करके जो जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए रात हुई और तारे खिले। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक तो रात होने का और एक तारे खिलने का, पर हमने इन दोनों को किसमें जोड़ लिया, और के माध्यम से जोड़ लिया कि रात हुई और तारे खिल गए। नेक्स्ट देखिए ये दो वाक्य और योजक से जुड़कर संयुक्त वाक्य बन गए हैं। कुछ अन्य उदाहरण, मैं बहुत भागा परंतु बस छूट चुकी थी। अब बस छूट चुकी थी एक वाक्य है, मैं बहुत भागा भी अलग वाक्य है, परंतु उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या योजक चिन्ह लगाया, परंतु। नेक्स्ट देखिए आप, ध्यान रहे संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा आदि योजकों का प्रयोग हो सकता है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जहां पर एक मेन वाक्य होता है और उसके ऊपर डिपेंड अन्य वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, तो यहाँ मुख्य वाक्य क्या है, मैंने कहा, क्योंकि कर्ता मैं हूं, मैंने कहा। अब मैंने क्या कहा, तो इसके ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड कर रहा है कि मैंने कहा कि शोर मत करो। मैंने क्या काम कहा, शोर नहीं करने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखिए कि योजक है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की जगह आता है तो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसकी पहचान यह है कि प्राय इससे पहले की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, तो इससे पहले किसका प्रयोग हुआ, की का, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। कुछ उदाहरण देखिए, मैंने उसे बताया था कि आज पिताजी नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। खरगोश ने देखा कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, तो कछुए के बारे में कहा गया है और खरगोश हो गया देखने वाला यानी कर्ता, कार्य करने वाला, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य आएगा। नेक्स्ट देखिए विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनके साथ कैसे शब्द आते हैं, जो, जिस, जिसे और जिन्हें आदि योजक शब्द लगते हैं। तो देखिए जो लड़का सूट पहने खड़ा था वह मेरा भाई है, तो यहाँ पर वह मेरा भाई है वो कहने के लिए हमने क्या वाक्य उसके साथ ऐड किया कि जो लड़का सूट पहने खड़ा है, तो लड़के की विशेषता हमने बता दी कि वो क्या पहने हुए खड़ा है, सूट। तो जो शब्द आया है ना इसमें। नेक्स्ट देखिए जिसने काम न किया हो वह बाहर चला जाए, तो हमने बाहर जाने के लिए कह दिया, किसके लिए कह दिया, जिसने काम नहीं किया उसे हमने बाहर जाने के लिए कह दिया। तो जिसने शब्द है वो भी क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं, जो हमें क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे जहां तुम खड़े हो यहीं तूफान आया था, तो यहाँ पर जहां, जब, जैसे और जितना, ये क्या होता है, क्रिया विशेषण। यानी तूफान कहाँ आया था, कौन सा स्थान का क्रिया विशेषण आएगा, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। जब मैं तुमसे मिला था तुम पढ़ने में व्यस्त थे, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण,
क्योंकि जब वो उससे मिला था तब वो क्या कार्य कर रहा था, पढ़ने में व्यस्त था। तो जब मैं तुमसे मिला, तो यहाँ पर जब यानी समय का बता दिया ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार देखिए हमारे रचना की दृष्टि से हमने वाक्यों को पढ़ा, वाक्य के हमने दो उपभेद माने, दोनों उपभेदों को भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद आते हैं हमारे अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद।